जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीसी का मॉडल पेपर 2। दिखा देता हूं मैं आपको। मॉडल प्रश्न पत्र 1 हम ऑलरेडी इस क्लास के अंदर कर चुके हैं, मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें कर चुके हैं। आज हम मॉडल पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। और मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि हम पूरे का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और जब पूरे का पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आपका एनसीसी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है एक ही क्लास के अंदर। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको पता है। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चेतावनी और कार्यकारी आदेशों के बीच कितने कदम छोड़े जाते हैं। आपके ऑप्शन है 2 कदम छोड़े जाते हैं, 5 कदम छोड़े जाते हैं, 4 या फिर 3। चेतावनी और कार्यकारी के बीच में कितने कदम छोड़े जाते हैं। देखो ये होता क्या है चेतावनी और कार्यकारी। वर्ड ऑफ कमांड आपने सुना होगा, वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती हैं? वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखो। तो आप लिखेंगे वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है, एक होती है चेतावनी और एक होता है कार्यकारी। अब चेतावनी जो स्टार्टिंग में बोलते हैं, लंबा खींचते हैं उसको और फिर काटते हैं बाद में, तो जो लंबा खींचते हैं उसको चेतावनी बोलते हैं, जिसको लास्ट में काटते हैं कमांड को जब, उसको कार्यकारी बोलते हैं। तो 2 पार्ट हो गए वर्ड ऑफ कमांड के। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने कदमों का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 कदमों का अंतर होता है। आप भी साथ के साथ इनके आंसर बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विश्राम में दोनों पांवों के बीच में कितने इंच की दूरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्राम में दोनों पैरों के बीच में कितनी दूरी होती है। तो मैं सारे क्वेश्चन बताता हूं यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि सावधान में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखो सावधान की जब भी पोजीशन होती है तो एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। ये मान लो पंजे हैं और ये है एडी। अब एडी मिली हुई होगी, पंजे खुले हुए होंगे, तो एंगल बनेगा उनके बीच में। तो वो एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री का कोण बनता है। अब विश्राम पोजीशन में क्या होता है? विश्राम पोजीशन में कुछ इस तरीके से होती है पोजीशन पैरों की, कुछ इस तरीके से कि एडी मिली हुई तो नहीं होती, लेकिन एडी के बीच में जो गैप होगा ना वो तो कम होगा। आप खड़े होकर देख लो चाहे खुद, एडी के बीच में गैप कम होगा, पंजों के बीच में गैप ज्यादा होगा। तो पंजे से पंजे की जो दूरी होती है वो होती है 18 इंच, और एडी से एडी की जो दूरी होती है वो होती है 12 इंच। किसके अंदर? विश्राम के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्राम पोजीशन में एडी से एडी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 12 इंच। पंजों से पंजों की दूरी कितनी होती है? तो 18 इंच। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि विश्राम पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 12 इंच दूरी होती है। यानी कि ये वाला जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो विश्राम में दोनों पांवों के बीच कितने इंच की दूरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 इंच हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 12 इंच हमारा क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया भाई? मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और आप एग्जाम के अंदर अच्छी ग्रेड से पास होंगे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कि खुली लाइन चल में प्रथम एवं अंतिम पंक्ति द्वारा कितने कदम लिए जाते हैं। खुली लाइन चल के अंदर प्रथम एवं अंतिम पंक्ति द्वारा कितने कदम लिए जाते हैं। तो देखो ऐसे 3 लाइनें होती हैं। खुली लाइन चल में क्या होता है कि आगे वाली लाइन तो 1.5 कदम आगे चलती है और पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चलती है, और ये कुछ ऐसे बन जाता है और बीच वाली लाइन वहीं पे रहेगी। तो ये तो हो गया खुली लाइन चल। अब अगर कह दे निकट लाइन चल, तो निकट लाइन चल में पीछे वाली लाइन तो 1.5 कदम आगे आ जाएगी। देखो बीच वाली तो रहनी है वहीं पे, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम आगे आ जाएगी, आगे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे आ जाएगी। तो ये हो जाएगी निकट लाइन चल। समझ में आ रही है बात? 3 लाइनें होंगी। खुली लाइन चल की बात आएगी तो आगे वाली आगे, पीछे वाली पीछे। देखो खुल गई लाइनें। निकट लाइन चल में आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे, बीच वाली वहीं पे रहेगी। क्वेश्चन अब देखो इससे कई बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि खुली लाइन चल या निकट लाइन चल की कार्रवाई में कितने कदम चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1.5 कदम चलते हैं। प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति 1.5 कदम चलती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खुली लाइन चल या निकट लाइन चल में कौन सी लाइन नहीं चलती। तो बीच वाली जो लाइन होती है वो अपनी जगह पे रहेगी, बीच वाली लाइन नहीं चलेगी। क्लियर है ये बात? दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि खुली लाइन चल में आगे वाली लाइन आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ? आगे की तरफ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पीडीएफ होती हैं वीडियोस की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। और अगर आपका कोई डाउट है, आप पर्सनली मेरे से पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, फॉलो करें वहां पे और फिर आप मैसेज कर सकते हैं
और वहां पे मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो आप वहां पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाएं घूम के लगातार 2 बार आदेशों के बाद आपका मुंह किस दिशा में होगा? आपको बाएं घूम बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 2 बार क्या बोल दिया? बाएं घूम बोल दिया। अब आपका जो मुंह है यानी कि आपका जो फेस है वो किस साइड होगा? देखो डायग्राम से समझ लेते हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद भी करके देख सकते हैं, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति था वो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, उसको बोला भाई बाएं घूम, वो बाएं, देखो दाएं तो राइट साइड में होगा, बाएं घूम, वो उसका फेस हो गया इस साइड, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। नॉर्थ की तरफ देख रहा था, बाएं घूम बोला, उसका फेस हो गया वेस्ट की टाइप साइड। फिर बोला बाएं घूम तो उसका फेस हो गया साउथ की साइड। अब उसका फेस किस साइड है? बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पे? एक बार बाएं घूम 90 डिग्री मुड़ा, फिर बाएं घूम 90 डिग्री, फिर मुड़ा, कितने डिग्री मुड़ गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री मुड़ गया मतलब पीछे मुड़, पीछे मुड़ की कमांड पे भी कितना मुड़ता है? 180 डिग्री। 2 बार करके आधा आधा घुमा दो, चाहे एक ही बार में पूरा घुमा दो, बात तो एक ही है, 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बगल शस्त्र में दाई हथेली राइफल के किस भाग पर रखी जाती है? या बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 कि बगल शस्त्र में जो दाई हथेली होती है वो राइफल के किस भाग पर रखी जाती है? देख रहा हूं मैं आपके कमेंट, आप बताओ कि बगल शस्त्र में दाई हथेली राइफल के किस भाग पर रखी जाती है? आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट, पिस्टल ग्रिप, स्मॉल ऑफ बट या फिर ट्रिगर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बगल शस्त्र की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है तो पिस्टल ग्रिप पे रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स ड्रिल की किस स्थिति में चाल वाले पुर्जे अलग कर दिए जाते हैं? आर्म्स ड्रिल की किस स्थिति में जो चाल वाले पुर्जे होते हैं ना उनको अलग कर दिया जाता है? बताओ भाई। चाल वाले जो पुर्जे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, तो चाल वाले पुर्जे किस में अलग करेंगे? जब उसकी जांच हो रही होगी, तो जांच शस्त्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय आधिकारिक रैंक और फाइल कितने होते हैं? देखो गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को भी देते हैं हम, राष्ट्रपति जी को भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को जब देते हैं तो वहां पे जो नफरी होती है, कई बार नफरी भी बोल देते हैं, नफरी, नफरी का मतलब होता है संख्या कितनी होती है। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे संख्या होती है 100, लेकिन अगर यहाँ पे राष्ट्रपति होता तो हमारा आंसर हो जाता है 150। राष्ट्रपति के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या होती है, नफरी की जो संख्या होती है, नफरी जो होती है वो होती है 150 यानी कि 150। प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है? 100 होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गवर्नर को उसके राज्य में कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? देखो गवर्नर जो होते हैं, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, उनको राज्य के अंदर राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट 3 को दिया जाता है। उन 3 में कौन से हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रीय ध्वज। इन तीनों को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। दोबारा से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय सैल्यूट किन किन को दिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रीय ध्वज, इन तीनों को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय सैल्यूट यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि तेज चल, तेज चल यानी कि जो क्विक मार्च होता है उसमें कितने कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं? तो क्विक मार्च तेज चल के अंदर 120 कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे एसडब्ल्यू के लिए पूछ लेता है यानी कि गर्ल्स के लिए तेज चल में कितने होते हैं, तो गर्ल्स के लिए होते हैं भाई 110। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर स्पेशली मेंशन कर दें कि गर्ल्स के लिए कितने होते हैं तो 110, अदरवाइज एनसीसी कैडेट तेज चल में कितने कदम चलते हैं? तो 120 कदम चलते हैं। कितने कदम चलते हैं? 120 कदम चलते हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ड्रिल का उद्देश्य डैश की भावना का विकास और डैश में सुधार करना होता है। क्या होता है ड्रिल का उद्देश्य? ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? तो ड्रिल का उद्देश्य है अनुशासन की भावना का विकास करना। अनुशासन, ड्रिल का उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ड्रिल का उद्देश्य होता है, यहाँ पे लिखो, अनुशासन, अनुशासन और आज्ञाकारिता की भावना का विकास करना होता है और चुस्ती और फुर्ती में सुधार करना होता है। मैं लिख देता हूं, अनुशासन, अनुशासन और आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता की भावना में विकास करना होता है और चुस्ती और फुर्ती में सुधार करना होता है। चुस्ती फुर्ती में सुधार करना होता है, ये ड्रिल का उद्देश्य होता है। सामान्य सैल्यूट डैश और ऊपर की रैंक के गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो जनरल सैल्यूट होता है, सामान्य सैल्यूट होता है, वो किस रैंक से ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है? तो जो सामान्य सैल्यूट होता है, बताओ भाई। देख रहा हूं मैं आपका आंसर, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप साथ के साथ बताते रहे। तो जनरल सैल्यूट जो होता है वो मेजर जनरल,
मेजर जनरल और इससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सामान्य सैल्यूट देते हैं। जनरल सैल्यूट जो होता है वो मेजर जनरल और इसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो पीछे मुड़ की कमांड होती है उसमें कितने डिग्री मुड़ते हैं, तो पीछे मुड़ की कमांड में 180 डिग्री मुड़ते हैं भाई। आपको बताया है, मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है, कोई कैडेट नॉर्थ में देख रहा है, उसको पीछे मुड़ की कमांड मिली तो अब उसका फेस हो जाएगा साउथ में। एंगल कितने का बन गया, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग जब भी हमको करनी है तो उसके लिए कौन सी वर्ड ऑफ कमांड होती है, उसके लिए कौन सा आदेशात्मक शब्द होता है, ड्रेसिंग के लिए कौन सा आदेशात्मक शब्द होता है। तो इसके लिए या तो सज दाहिने सज या सज बाएं सज की जो कमांड होती है ना, सज दाहिने सज या फिर सज बाएं सज, ये जो कमांड होती है ये किसके लिए होती है, ड्रेसिंग के लिए होता है। ये किसके लिए होती है, ड्रेसिंग के लिए होती है। यहाँ पे 0.5 हमारा क्या, 0.5 है, डैश या ऊपर की रैंक के लोगों को सैल्यूट दिया जाता है। तो नायब सूबेदार, कम से कम अगर हम सैल्यूट दे रहे हैं तो नायब सूबेदार रैंक का अधिकारी होना चाहिए। अगर हम सैल्यूट दे रहे हैं तो नायब सूबेदार और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को सैल्यूट दिया जाता है। धीरे चल में प्रति मिनट कितने कदम रखे जाते हैं, तो धीरे चल में जो प्रति मिनट होते हैं वो 70 कदम रखे जाते हैं, 70। धीरे चल में 70 होते हैं, तेज चल में 120 होते हैं। हमने पिछले में किया, तेज चल में 120 होते हैं, धीरे चल के अंदर कितने होते हैं, 70 कदम प्रति मिनट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है सामने देख के लिए आदेशात्मक शब्द क्या होता है। सामने देख अगर हमको कहना है, सामने दिखवाना है, तो यहाँ पे जो आदेशात्मक शब्द क्या होगा, तो सामने देख, हिल मत, यही हमारा होता है। तो यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा, सामने देखो हिलो मत, ये होगा हमारा आदेशात्मक शब्द। आदेशात्मक शब्द का मतलब यहीं पे वही है, वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड मैंने आपको बताया दो प्रकार की होती है, एक कार्यकारी होती है और उससे पहले क्या होता है, एक चेतावनी होती है। एक चेतावनी, एक कार्यकारी, एक क्वेश्चनरी, एक एग्जीक्यूटिव। डैश परेड के अंत में जाने के लिए दिया जाता है, तो विसर्जन। देखो भाई ध्यान से समझ लो एक बार, जो चीज मैं बोलूं ना उस पर ध्यान देना है आपको। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या फर्क होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन तोड़ एंड विसर्जन। तो लाइन तोड़ क्या होती है, देखो आप ड्रिल कर रहे हैं, आपकी परेड हो रही है, कुछ समय के लिए आपको ब्रेक चाहिए है, तो लाइन तोड़ की कमांड आएगी। लेकिन परेड की समाप्ति को क्या दर्शाएगा, विसर्जन। अब परेड समाप्त होगी आपकी तो विसर्जन की कमांड दी जाती है। इसके अंदर आप राइट साइड में मुड़ते हैं, जो आपका पहला टर्न होता है, और इसमें सैल्यूट भी दिया जाता है। लाइन तोड़ में सैल्यूट वगैरह नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैडेट एक के पीछे एक खड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। देखो एक के एक पीछे एक खड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं फाइल, ठीक है। और जब एक कैडेट बराबर में खड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं रैंक। और रैंक और फाइल मिलकर क्या बनाते हैं, स्कोर। ये ध्यान से सुन लो भाई, रैंक और फाइल मिलकर बनता है स्कोर। देखो ये तो होती है फाइल, कैडेट एक के पीछे एक खड़े होते हैं, ये रैंक होती है, ठीक है। और ये होती है हमारी फाइल। यानी कि कैडेट यहाँ पे है, इसके पीछे एक और कैडेट खड़ा हो गया, इसके पीछे एक और खड़ा हो गया, इसके पीछे एक और खड़ा हो गया, इसके पीछे एक और खड़ा हो गया, एक के पीछे एक, इसको हम फाइल बोल देते हैं, फाइल। और ऐसे जो होते हैं इसको हम रैंक बोल देते हैं। और रैंक और फाइल मिलके क्या बनाते हैं भाई, कोड बनाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कितने हो गए हमारे, अच्छा यहीं पे अभी क्वेश्चन नंबर 3। कोड को कदवार स्थिति में लाने के लिए आदेशात्मक शब्द क्या होता है। तो कोड को कदवार स्थिति में लाने का क्या मतलब है भाई, हाइट के हिसाब से खड़े करने हैं। लंबा दाहिने हो, छोटा बाएं हो, एक लाइन में कदवार। स्कोर दाहिने से गिनती कर, विषम कैडेट एक कदम आगे, सम कैडेट एक कदम पीछे चल, दाहिना कैडेट खड़ा रहे, विषम कैडेट दाहिने, सम कैडेट बाएं, लाइन दाहिने और बाएं मुड़, 3 लाइन बनाओ, तेज चल। ठीक है, ये कमांड है, आपको पता है, आसान सी चीजें हैं। सत्य असत्य हमको बताने हैं। सबसे पहला है कि सावधान की जो कमांड होती है, सावधान की मुद्रा में हाथ के अंगूठे पैंट की सिलाई की सीध में होने चाहिए। सही बात है भाई। सावधान पोजीशन के अंदर एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन आता है। दाहिने मुड़ के आदेश पर हम बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ना चाहिए, ये गलत है। दाहिने मुड़ की कमांड दी है तो दाईं ओर मुड़ेंगे, बाईं ओर क्यों मुड़ेंगे। 90 डिग्री मुड़ते हैं ये बात ठीक है, लेकिन बाईं ओर नहीं मुड़ेंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे, राइट साइड में। तेज चल के आदेश पर हमें बायां हाथ पहले बार निकालना चाहिए, नहीं,
बायां पैर पहले निकलता है, बायां पैर और दाहिना हाथ। जब भी कोई कमांड आएगी बायां पैर पहले निकलेगा, बायां पैर निकलेगा तो दाहिना हाथ निकलेगा, क्योंकि जो पैर निकलता है उसके अपोजिट वाला हाथ निकलता है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। टोपी का बिल्ला यानी कि जो बैज हमारा होता है वो माथे और आंखों के बीच में होना चाहिए। गलत है ये बात भाई, यहाँ पे थोड़ी लाएंगे आप, आंखों के बीच में थोड़ी आएगा, वो तो साइड में आएगा, तो ये वाली बात भी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सलामी के समय दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में 15 डिग्री का कोण होना चाहिए। गलत है ये वाली, बस स्टार्टिंग की जो कमांड है ना, स्टार्टिंग की जो लाइन है ना, उसको छोड़ के सारी की सारी यहाँ पे गलत दे रखी है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सही मिलान करना है भाई, इनका सुमेल करें। तो सुमेल करना है यहाँ पे कि दर्शक, दर्शक हम किसको कहते हैं, दर्शक हम कहते हैं मार्कर को। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया पहले का ई। रैंक, रैंक अभी आपको बताया था, दूसरे का सी हो गया। लाइन ऑफ मैन साइड बाय साइड, साइड बाय साइड ये होती है रैंक। रैंक, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। फाइल कौन सी होती है, ये एक के पीछे एक, ये फाइल होती है फाइल। और रैंक और फाइल मिलकर क्या बनाती है, स्क्वाड बनाती है। आराम से की कमांड, आराम से कह दिया मतलब स्टैंड इजी, आराम से हो गया। निकट लाइन चल, क्लोज ऑर्डर मार्च हो गया। ठीक है, और कदम ताल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मार्क टाइम हो जाएगा। तो ये इधर इंग्लिश में लिखे हुए थे, इनको हिंदी से मिलान करना था वर्ड ऑफ कमांड का। आसान है, ये चीजें कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान भरने हैं। एक थंब स्प्रिंग को डैश अनुकूलित एडजस्ट करने से राइफल की रेंज बढ़ती है। थंब स्प्रिंग जो होता है, थंब स्प्रिंग आपको पता है कि राइफल के अंदर थंब स्प्रिंग होता है। बताओ भाई, मैं देख रहा हूं क्या करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, तो थंब स्प्रिंग को एडजस्ट करने से, थंब स्प्रिंग को एडजस्ट करने से, थंब स्प्रिंग को मजल की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जब हम मजल की ओर एडजस्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, राइफल की रेंज बढ़ती है, राइफल की रेंज बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे .22 बोर राइफल में पुल थ्रू में कितने लूप होते हैं, बताओ। एक लूप होते हैं, 3 लूप होते हैं, 2 लूप होते हैं, या 4 लूप होते हैं, बताओ। यहाँ पे .22 बोर राइफल में पुल थ्रू में कितने लूप होते हैं, तो पुल थ्रू में टोटल कितने लूप होते हैं, सही है आपका, 3 लूप होते हैं भाई, यहाँ पे 3 लूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शूटिंग की लेटने की स्थिति में खड़ा त्रिकोण डैश के साथ बनता है। देखो शूटिंग में पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि जब भी आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करने की कितनी पोजीशन होती है, फायरिंग करने की पोजीशन कितनी होती है, तो फायरिंग करने की टोटल 4 पोजीशन होती हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, या फिर नीलिंग पोजीशन यानी कि घुटनों के बल। स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन। खड़े होकर फायर करना, बैठकर फायर करना, लेटकर फायर करना, घुटने के बल फायर करना। तो ये 4 फायरिंग की पोजीशन होती हैं। अब यहाँ पे जो लेट के फायर करने की स्थिति होती है, उसके अंदर जो खड़ा त्रिकोण बनता है वो किसके साथ बनता है, छाती के साथ बनता है, कोहनी के साथ बनता है, भूमि के साथ बनता है, या फिर कंधे के साथ बनता है। क्या है भाई आपका आंसर यहाँ पे, तो ये आंसर जो है ये है भूमि के साथ, ऑप्शन नंबर सी। गोली चलाते समय डैश हाथ द्वारा राइफल की ओर सटानी चाहिए, गोली चलाते समय बाएं हाथ द्वारा या दाएं हाथ द्वारा राइफल से ओर सटानी चाहिए। बताओ भाई क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दाएं यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गोली चलाते समय डैश को संतुलित करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है। किसको संतुलित करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण को संतुलन करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है। एलिवेशन मतलब एक तरीके से हम थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं उसको, ताकि वो गुरुत्वाकर्षण को क्या कर ले, संतुलित कर ले। क्लियर है ये वाला पॉइंट, आगे बढ़ो भाई। रिक्त स्थान भरो। एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टर का मतलब ही खींचना होता है बाहर की तरफ। अगर हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका आपको आंसर बताना है भाई क्या होगा। एक्सट्रैक्टर डैश को खींचता है, तो किसको खींचता है भाई एक्सट्रैक्टर, बताओ। एक्सट्रैक्टर जो होता है वो कारतूस या फिर खाली खोल, जो बची हुई खाली गोली होती है, कारतूस जो होता है उसको खींचता है भाई, कारतूस होगा भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर, कारतूस। यदि बोल्ट सही बंद नहीं होगा तो राइफल क्या करेगी, यदि बोल्ट सही से बंद नहीं होगा तो राइफल क्या करेगी, फायर नहीं करेगी, फायर नहीं करेगी अगर बोल्ट सही से बंद नहीं होगा तो। ट्रिगर दबाने में डैश प्रेशर देने होते हैं। ट्रिगर हम दबाते हैं तो कितने टाइप के प्रेशर होते हैं, वहां पे 2 प्रेशर होते हैं। जब चैम्बर में क्या होता है, जब चैम्बर में राउंड होता है, राउंड मतलब गोली होती है, तो क्या हम क्या बोलेंगे कि राइफल जो है वो लोडेड है।
जब चैम्बर के अंदर राउंड होगा या फिर कारतूस होगा तो हम बोलते हैं कि राइफल क्या है, लोडेड है। राइफल की जो न्यूनतम रेंज और अधिकतम रेंज कितनी होती है? तो राइफल की जो न्यूनतम रेंज होती है वो 200 गज होती है। यहाँ पे 200 गज ही लिख रखी है न्यूनतम, और मैक्सिमम यहाँ पे देखो, मैं एक बात वैसे आपको बताऊं, मेन बात क्या होती है कि वो तो राइफल पे डिपेंड करती है कि उसकी रेंज कितनी है। अब राइफल कौन सी की बात कर रहे हैं, .22 की बात कर रहे हैं, SLR की बात कर रहे हैं, इंसास की बात कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से चल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 फुट के लक्ष्य के बुल का व्यास कितने फुट का होता है? 4 फुट के लक्ष्य के बुल का व्यास कितने फुट का होता है? क्वेश्चन नंबर 6, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? 4 फुट के लक्ष्य के बुल का व्यास यहाँ पे 1 कर लो। तेज हवा में वायु की गति कितने मीटर घंटा से अधिक होती है और ध्वज डैश डिग्री पर लहराता है? तो ध्वज तो आपको पता है भाई 90 डिग्री पे लहराता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो तेज हवा के अंदर वायु की गति, सही है आपका भी जवाब यहाँ पे, 20 मीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। और ध्वज जो होता है, देखो ध्वज तो ऑब्वियस सी बात है, ध्वज ऐसे लहराएगा यहाँ पे है तो अपना, तो ऑब्वियसली कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एमपीआई का पूरा नाम क्या होता है? एमपीआई का पूरा नाम होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है भाई? एमपीआई का पूरा नाम होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। एमपीआई का पूरा नाम होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। 7 यहाँ पे हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन हो गए। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, 8वें क्वेश्चन से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं।